Hi everyone. This is my another topic that is National Commission for Women, जिसको हिंदी में हम राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से जानते हैं. आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे द ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक, लाइक व्हाट एग्जैक्टली द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज़, राष्ट्रीय महिला आयोग है क्यों, इसकी स्टैब्लिशमेंट या स्थापना क्यों हुई है, इसके पर्सपेक्टिव है ये किस चीज़ के लिए काम करती है, इसका फंक्शन क्या है, इसको किसने ऑर्गेनाइज़ किया है या इस्टेब्लिश करा है. तो सारे पर्सपेक्टिव के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो इफ़ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो पहले हम प्राचीन भारत की बात कर लें कि वुमेन का रोल क्या था पहले. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वुमेन प्लेस अ प्रोमिनेंट रोल इन द इंडियन सोसाइटी. वुमेन कहीं ना कहीं एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले की हुई हैं हमें इंडियन सोसाइटी में, और आज भी करती हैं. इंडिया हैज़ जनरली बिन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड देयरफॉर वुमेन हैव ऑलवेज सफर्ड फ्रॉम अ सोशल लेवल्स टू द लार्जर एक्सटेंट. ऐसा हम जानते हैं कि वुमेन काफ़ी शुरू से ही पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, जब पहले भी वुमेन्स को बहुत सफ़र करना पड़ता है सोशल लेवल्स के द्वारा, और आज भी बहुत करना पड़ता है. द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वल्नरेबल सेक्शन हैज़ बिन अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड डिस्कस्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट. ये जो पॉइंट है वुमेन को लेकर कि वुमेन एक ऐसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं जो कहीं ना कहीं इस पे डिस्कशन करना, इसको कंसर्न में लेना और पार्लियामेंट में इनके लिए लॉज बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है. तो बाय द कॉमन मैन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटीज़, जो इनकी इनिशिएटिव्स होनी चाहिए वो इनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस भी होने चाहिए, इनके लिए सोसाइटीज़ भी होनी चाहिए. और मैनी कमीशंस हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू लुक इनटू द वेलफेयर ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी. बहुत सारे से कमीशंस हैं जिन्होंने सेटअप किए हैं बहुत सारे गवर्नमेंट्स आयोग्स को, जो इस वेलफेयर ऑफ द वुमेन के मैटर्स में लुकआउट करें, हमारी सोसाइटी में उनके लिए कोई लॉ बनाए. तो ऐसा पहले नहीं था बहुत सच, बट आज बनी है इनके लिए, ये काफ़ी अच्छी बात है. तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशंस, all of them state that the necessity of the setting up an apex body for reviewing and addressing the grievances of the women in the country. कहीं ना कहीं बहुत सारे रिपोर्ट्स के द्वारा आज कमीशंस में ये पता चला है कि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं बहुत अभी भी उस नेसेसिटी में है कि देयर मस्ट बी सम एपेक्स बॉडी, है ना, जो रिव्यू करे उन महिलाओं के अधिकारों को लेकर, उनके चीज़ों को लेकर, उनके लॉस को लेकर, उनके ग्रीवेंसेस को लेकर भारत में या किसी भी देश में. तो ये होना चाहिए. तो ये बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है जिस पर ध्यान देना भी चाहिए पार्लियामेंट को, एंड जो भी नीड ऑफ लेजिस्लेशंस हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए. यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि व्हाट एग्जैक्टली द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसकी सेटअप जो हुई थी वो 1992 में हुई थी अंडर द नेशनल कमीशन एक्ट 1990 के अंदर में. जो इस बॉडी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है वो इसलिए हुई है ताकि ये रिव्यू कर सके उन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को और लीगल सेफगार्ड्स को जो भी वुमेन के लिए ज़रूरी है. और ये एक्ट कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया एक्सटेंड करता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एज वेल. इट रिकमेंड्स द रेमेडियल लेजिस्लेटिव measures as well and facilitates the redressal of the grievances and the advises the government on the policy matters affecting the women. It enjoys all the powers of the civil code. तो ये जो इसकी स्थापना हुई है राष्ट्रीय महिला आयोग की 1992 में हुई है अंडर द नेशनल कमीशन एक्ट 1990 में. इस बॉडी की स्थापना जो हुई है, इस आयोग की जो स्थापना हुई है, तो क्या ताकि वो संवैधानिक लीगल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को या लीगल सेफगार्ड्स को प्रोवाइड कर सके वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए. और ये एक्ट को कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया ही एक्सेप्ट किया गया है और रिकमेंड किया गया है कि महिलाओं के लिए जितने भी रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स होने चाहिए उनको बनना ज़रूरी है, फैसिलिटेट करने चाहिए ऐसे रिड्रेसल ग्रीवेंसेस, उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए ऐसे रेड्रेसल कमेटी होनी चाहिए ताकि महिलाओं अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें, और अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो रही है तो वो वहाँ पे मूव कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर. और गवर्नमेंट को एडवाइस करना चाहिए ऑन द एवरी पॉलिसी मैटर्स जो वुमेन्स को अफेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं, है ना. तो इन सब चीज़ों को लेकर इस चीज़ की स्थापना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी थी भी, इसलिए ये 1992 में इसकी स्थापना हुई है. एंड इट एंजॉयज ऑल द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये सिविल कोर्ट की तरह काम करता है जहाँ पे इट इज़ अ काइंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ना, जिसका सिविल कोर्ट की जो पावर होती है वो एक महिला आयोग के पास भी इसकी पावर होती है.
अगर हम इसके मिशन और विज़न की बात करें तो इस बॉडी की जो स्टैब्लिशमेंट हुई है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स इनेबलिंग द वुमेन टू अचीव द इक्वालिटी एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ लाइफ बाय सिक्योरिंग हर ड्यू राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स थ्रू द सुटेबल पॉलिसी फॉर्मेशन। इसका जो मिशन है बेसिकली राष्ट्रीय महिला आयोग का, ये है कि ताकि वो हर वुमेन को ऐसी इक्वालिटी मिले या ऐसी इक्वल पार्टिसिपेशन में उनका योगदान, इक्वल पार्टिसिपेशन हो उनका कि हर स्पेयर ऑफ लाइफ में जो सिक्योर करता है उनके राइट्स को कहीं ना कहीं, और सुटेबल पॉलिसीज फॉर्मुलेशंस बनने चाहिए उनके लिए, लेजिस्लेटिव मेजर्स बनने चाहिए, कुछ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज बनने चाहिए उनके लिए, कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कुछ स्कीम्स की, पॉलिसीज़ की एंड कुछ स्ट्रैटेजीज़ की जो स्पेसिफिक सॉल्यूशंस या प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस जो किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो रही हैं वुमेन्स के साथ सोसाइटी में, उनको इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो सके, उस पर वर्क हो सके। तो विज़न यही है कि हर तरीके की लॉज, पॉलिसी और स्कीम्स एंड स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि वुमेन इफ़ शी इज़ सफरिंग समवेयर या उनके साथ किसी भी तरह की अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो वो इस चीज़ के लिए अपना आवाज़ उठा सके। अगर हम विज़न की बात करें इस कमीशन के, तो ये विज़न जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन वुमेन को सिक्योर करती है, सिक्योर करेगी, वो अपने घरों में भी सिक्योर रहेंगी, घरों के बाहर भी सिक्योर रहेंगी, और वो फुल्ली एम्पावर्ड होंगी कहीं ना कहीं, और वो सारे राइट्स को एक्सेस कर पाएंगी जो भी उनके लिए, वेदर शी इज़ इंटाइटल्ड टू एनी राइट्स और नॉट, और या वेदर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जो कंट्रीब्यूट करती है इक्वली इन द वर्क ऑफ लाइफ। तो विज़न, मिशन और विज़न होना भी इस एस्टैब्लिशमेंट का ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट का या किसी सेटअप का कोई मिशन और विज़न नहीं होगा तो उनके गोल्स मीट नहीं होंगे, उनके गोल फुलफिल्स नहीं होंगे। तो अगर ये महिला आयोग के लिए बना है तो उनके लिए लॉज, इम्प्लीमेंटेशन, लेजिस्लेटिव मशीनरीज, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, किसी भी तरह की स्कीम्स और स्ट्रैटेजीज़ का यहाँ बनना ज़रूरी है ताकि विज़न में अगर हो तो इंडियन वुमेन्स कहीं ना कहीं सिक्योर हों अपने घरों में भी, बाहर भी, और वो हर तरह की राइट्स एंजॉय कर पाएँ जो भी वो इंटाइटल्ड है जिस चीज़ के लिए भी, और वो हर अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर पाएँ वो एवरी स्फेयर ऑफ द लाइफ में। ठीक है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन में कहीं ना कहीं कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होता है यहाँ पे, एक मेंबर होते हैं सेक्रेटरी के, एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, और यहाँ अदर 5 मेंबर होते हैं। अगर चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन शुड बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उस चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ही सिलेक्ट करेगी, और जो अदर 5 मेंबर्स होंगे उनको जो 5 मेंबर्स आर ऑल्सो बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उन अदर 5 मेंबर को जो महिला आयोग के 5 मेंबर्स में आते हैं तो उनको भी केंद्र सरकार ही सिलेक्ट करेगी उन लोगों में से जिनका कोई एबिलिटी या इंटीग्रिटी या स्टैंडिंग या कोई एक्सपीरियंस हो महिलाओं के लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट मशीनरीज के फील्ड में कोई एक्सपीरियंस हो उनका, या उनके पास ऐसी कोई नॉलेज हो, एबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो, है ना। एंड दे शुड पोजेस एन एक्सपीरियंस इन द वेरियस फील्ड लाइक लॉ, या उनका कोई लॉ में एक्सपीरियंस हो महिलाओं को लेकर, या कोई ऐसा लेजिस्लेशन बनाए हुए हों, या ट्रेड यूनियनिज्म में उनका कोई योगदान हो, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में, या पोटेंशियल्स ऑफ वुमेन्स के लिए जो ज़रूरी हो। तो ये इन सब चीज़ों की एक्सपीरियंस उस 5 मेंबर्स के पास होने चाहिए सो दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सिलेक्ट अमॉन्ग्स्ट देम। तो ये कुछ कॉम्पोजिशन है कि एवरी वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ मेंबर ऑफ सेक्रेटरी और अदर 5 मेंबर्स। तो ये इसके कॉम्पोजिशन है जो बहुत ज़रूरी है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द मेंबर सेक्रेटरी, तो मेंबर सेक्रेटरी इज ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मेंबर सेक्रेटरी को भी केंद्र सरकार ही चुनती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। दैट शुड बी आइदर एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, या तो मैनेजमेंट के फील्ड में, या तो ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिसर हु इज़ अ मेंबर, या किसी फील्ड में वो मेंबर हो। तो मेंबर सेक्रेटरी का होना भी बहुत ज़रूरी है, वो महिला हो या पुरुष हो, उनका एक्सपर्टाइजेशन हो इस मैनेजमेंट में, तो तभी उनको चुना जाएगा। अगर सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन 31 जनवरी 1992। फर्स्ट महिला आयोग के कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था 31 जनवरी 1992 में एज अ जयंती पटनायक एज अ चेयरपर्सन, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द ये
राष्ट्रीय महिला आयोग. एंड मिसेस रेखा शर्मा इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द, एक्चुअली अभी वो जो है वो रेखा शर्मा है. एंड आलोक रावत IAS इज़ द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. और ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस हैं जो आप यू हैव टू रिमेंबर कि पहली जो चेयरपर्सन थी वो जयंती पटनायक थी और 1992 में इसकी फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, फर्स्ट कमीशन की. रेखा शर्मा अभी प्रिसीडिंग में है न्यू. एंड आलोक रावत IAS इज़ द फर्स्ट मेल मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. आलोक रावत IAS जो है वो फर्स्ट मेल मेंबर है राष्ट्रीय महिला आयोग के. तो ये कुछ फर्स्ट इंस्टेंसेस हैं जो यू शुड हैव रिमेंबर. एंड नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. अगर हम फंक्शन की बात करें तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी. अगर प्रोसेस की बात करें कि यहाँ काम कैसे होता है तो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी यहाँ पे होती है. तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंजॉयज द पावर्स ऑफ द सिविल कोड. मैंने पहले भी बोला कि सिविल कोर्ट के पास जो भी पावर होती हैं वैसा सेम पावर राष्ट्रीय महिला आयोग के पास होती है. ये इन्वेस्टिगेट करती हैं, चीज़ों को एग्जामिन करती हैं, उन मैटर्स को जो वुमेन के सेफगार्ड्स को लेकर या फेमिनिन सोसाइटी को लेकर भारतीय संविधान में दी हुई है. तो इन सब चीज़ों को ये इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे. अगर हम एक्शन रिसर्च की बात करें तो ये काम कैसे करती हैं. नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, टेक पार्ट इन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन. सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये बातें करते हैं और इमीडिएट एक्शन पे फॉलो करते हैं. तो पर्पस मेजर्स टू इंकरेज देयर रिप्रेजेंटेशन इन द ऑल द स्फीयर्स एंड रिव्यू देयर एडवांसमेंट. तो ये हर मेजर्स को इंकरेज करते हैं, लेजिस्लेटिव मेजर्स को, जो जिसकी रिप्रेजेंटेशन हर स्फीयर में बहुत ही ज़रूरी है, जो रिव्यू करे हर तरह के एडवांसमेंट को. किस चीज़ में? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. इट ऑल्सो रिव्यू द सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द वुमेन. ये एक्शन रिसर्च की अगर बात करें तो ये महिला आयोग कहीं ना कहीं वो हर उस सेफ गार्ड की बात करता है जो वुमेन को संविधान में दिए गए हैं, उनको रिव्यू भी करता है, उनके सारे लॉज को स्टडी और वर्कआउट करता है, उसको रेकमेंड करता है अमेंडमेंट के लिए भी. इफ लीगल इंटरवेंशन की बात करें तो ये एक पारिवारिक महिला लोक अदालत, जिसको PMLA के नाम से भी जाना जाता है, इज एन इनोवेटिव कंपोनेंट विद इट्स रूट इन द ट्रेडिशनल न्याय पंचायत. इसको इस नाम से भी जाना जाता है. एक पारिवारिक महिला लोक अदालत भी होती है जिसका इनोवेटिव कंपोनेंट्स होता है कि ये ट्रेडिशनल न्याय पंचायत के रूट को इम्बेडेड करें. इट इज़ क्रिएटेड बाय द NCW. ये पारिवारिक महिला लोक अदालत होता है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ही क्रिएट किया गया है ताकि रेड्रेसल मिल पाए वुमेन को, स्पीडी रिकवरी हो पाए और डिस्पोजल ऑफ द केसेस को में हेल्पफुल हो जाए. इट हैज़ टेकन अप द 75,000 केसेस को इन्होंने अभी तक सॉल्व किया हुआ है. एज पर अपडेटेड रिपोर्ट यू कैन विजिट द वेबसाइट एज वेल. तो इसेंशियल फीचर्स ऑफ द PMLA, जो ये परिवार महिला लोक अदालत का ये जो इसेंशियल फीचर है वो है कॉर्डियल म्यूचुअल सेटलमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन. ये कहीं ना कहीं म्यूचुअल सेटलमेंट करवाती है उन लोगों में और फ्लेक्सिबिलिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन एमिंग टू एम्पावर द वुमेन इन द जस्टिस डिलीवरी. तो ये जल्दी लोकल स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस को रिजॉल्व कराने में या रिड्रेसल दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल रही है. अगर द कमीशन शैल परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. जो फंक्शंस की हमने बात करी वो ये था कि वो इन्वेस्टिगेट करती है, एग्जामिन करती है चीज़ों को, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उन सारे प्रोविजंस को रिव्यू करती है कि कौन सी ऐसी संविधान में ऐसी महिलाओं के लिए राइट्स दिए गए हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, उनका इन्फोर्समेंट होना भी ज़रूरी है, उनको इम्प्लीमेंट होना भी ज़रूरी है और इसको ध्यान में रखते हुए ही उनके लिए कोई लेजिस्लेटिव मेजर्स बनाया जाए. तो उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है ना, एग्जामिन करना, तो और एंड ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द वुमेन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन सब चीज़ों को रिव्यू करना. फिर आता है प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट की बात अगर करें हम तो प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट में कहता है कि टेबल रिपोर्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी ईयर एट सच अदर टाइम्स एज द कमीशन में डिम्ड फिट रिपोर्ट्स अपॉन द वर्किंग ऑफ द सोपकार. ये रिपोर्ट्स को भी प्रेजेंट करती है, ये इस तरीके से भी काम करती है, ये रिपोर्ट्स का भी प्रेजेंटेशन ये कराती हैं राष्ट्रीय महिला आयोग. एंड रिकमेंडेशंस जो है वो अपने रिपोर्ट्स में वो रिकमेंड भी करती हैं इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट को या उन सेफ गार्ड्स को जो इन्हांस करती है उन कंडीशंस को जो वुमेन फेस करती हैं केंद्र में और सरकार में कहीं ना कहीं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे. द इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन, सेकेंड वाज द प्रेजेंटेशन ऑन द रिपोर्ट्स एंड थर्ड वाज द रिकमेंडेशंस. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें अदर फंक्शंस की तो ये इनके पास जो पावर है वो रिव्यू करने का पावर है,
ठीक है, ये रिव्यू करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि केसेस ऑफ वायलेशंस, अगर कोई केसेस ऑफ वायलेशन है तो उनको लुक आउट करेंगे। एंड सुयो मोटो नोटिस भी जारी किया जा सकता है महिला आयोग के द्वारा। तो ये इनके कुछ पावर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं। देन स्पेशल स्टडीज़ एंड इन्वेस्टिगेशंस ऑल्सो हेल्ड बाय द राष्ट्रीय महिला आयोग। स्पेशल स्टडीज़ की जाती हैं इनके लिए, है ना, स्टडीज़ एंड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इट कंडक्ट द स्पेशल स्टडीज़ एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन कंसर्निंग इशूज़ और सर्कमस्टांसेस इमर्जिंग आउट ऑफ द सेग्रीगेशन एंड outrages against the ladies and recognize the limitation in order to suggest the techniques for the expulsion। ये जो स्पेशल स्टेटस और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराया जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, ये कराते हैं इस इश्यूज़ को कंसर्न करते हुए जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई आउटरेजेस हो रहे हैं किसी महिला के अगेंस्ट, या रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि उनकी लिमिटेशंस, उनके चीज़ों को लेकर उनके लिमिटेशंस हैं कहीं ना कहीं, है ना, सजेस्ट करती हैं कुछ टेक्निक्स की, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह की इन्फोर्समेंट मशीनरी की ज़रूरत है, उनको स्टडी आउट करना। तो दीज आर द रोल्स विच इज़ हेल्ड बाय द, या दीज आर द फंक्शंस विच इज़ हेल्ड बाय द राष्ट्रीय महिला आयोग। इफ़ नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करें तो आगे बात करता है रिसर्च। ये रिसर्च भी करती है, राष्ट्रीय महिला आयोग कहीं ना कहीं रिसर्च भी करती है। तो रिसर्च मीन्स टू प्रपोज अ वे ऑफ इंश्योरिंग द ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन द फील्ड एंड आइडेंटिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बेडिंग द सपोर्ट सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज फॉर डिक्रीजिंग द डर्जरी एंड प्रोफेशनल हेल्थ हैजार्ड्स एंड एस्केलेटिंग देयर एफिशिएंसी। ये हर चीज़ को रिसर्च भी करती है जो महिलाओं के फेवर में, महिलाओं के फील्ड में, या उनको आइडेंटिफाई ऐसे फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सब सारी चीज़ों का इनको रिसर्च भी करना होता है। नेक्स्ट इज इफ वी टॉक अबाउट द पार्टिसिपेशन, राइट। तो पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जस्ट होल्ड अ सेकेंड, पार्टिसिपेशन इन ऑल द स्फेयर, पार्टिसिपेशन इन ऑल द स्फेयर्स पर्टिकुलरली इन प्लानिंग। इनका ये भी काम है कि ये पार्टिसिपेट करती हैं उन सारे स्फेयर्स में जो प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं जो विच इज़ हेल्ड बाय द राष्ट्रीय महिला आयोग। इवैल्यूएशन करना, इंस्पेक्शन करना, है ना, उन सारे मैटर्स को जो वुमेन के फेवर में होने चाहिए। फिर फंडिंग्स को लेकर कि फंडिंग लिटिगेशंस रिलेटिंग इश्यूज एंड अफेक्टिंग द लार्ज बॉडी ऑफ द वुमेन, एंड रिपोर्ट करना, मेकिंग पीरियोडिकल रिपोर्ट्स किसी भी इशू को लेकर जो वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे महिलाओं के बारे में जो राष्ट्रीय महिला आयोग कंडक्ट कराती है। ये उनके कुछ रोल्स भी थे, हमने अभी डिस्कस करा। तो व्हाट एग्जैक्टली द पॉइंट्स इज कि आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि राष्ट्रीय महिला आयोग क्या होता है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुई है, इसका हिस्ट्री हो गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो इंट्रोडक्शन है ये 1992 में क्यों हुआ था, क्या ये गोल्स के साथ आया था, ठीक है। तो इसके कुछ मिशन और विजन्स हैं, इसके कॉम्पोजिशन में कुछ चेयरमैन होते, चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो दिस आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द नेशनल वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। अगर इसमें कुछ लग रहा है कि मिस हो गया है तो आई विल डिस्कस लेटर, और जो भी चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको एक एक करके सारे अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करवा दूंगी। सो होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।